हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉ, विधि, कानून और इसके प्रकार। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम आज के वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इसी वीडियो में हम लॉ और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा तो करेंगे ही। इसके अलावा हम सीआरपीसी के इतिहास को भी जानेंगे, इसका हिस्ट्री क्या रहा है वो जानेंगे, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सीआरपीसी के बारे में, जो एक्ट है 1973 का, उसके बारे में हम बेसिक्स की चर्चा करेंगे। जो मूल बातें हैं, सामान्य बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके जो हमारे बाद के आगे के जो भी फर्दर वीडियोज़ होंगे, उनमें हम जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे विद ईच एंड एवरी सेक्शन। हर एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, हर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो हम सीआरपीसी 1973 का एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम आगे के वीडियोस में सेक्शन 1 से 484 तक के सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं हर एक सेक्शन के साथ में जो भी महत्वपूर्ण हैं केस लॉज, वो भी यहाँ पे मेंशन करूँगा। और इसके अलावा हर एक वीडियो लेक्चर के बाद में आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट वीडियो मिलेगा, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। जो भी जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें आपको ये हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ में, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। व्हाट इज़ लॉ? कानून क्या है? विधि क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं हम। लॉ, the principles and regulations established in a community, state, country by some authority and applicable to its people, whether in form of legislation or custom and policies recognized and enforced by judicial decision। कोई भी नियम या कायदे जो किसी समुदाय में, किसी राज्य में या किसी देश में किसी प्राधिकारी द्वारा वहाँ के लोगों पर लागू होते हैं या लागू किए जाते हैं, और ऐसे नियम और कायदे किसी कस्टम, रीति रिवाज के रूप में भी हो सकते हैं, पॉलिसीज़, नीति के रूप में भी हो सकते हैं, और वो न्यायिक फैसले द्वारा पहचाने जाते हैं या लागू किए जाते हैं, इन्फोर्स्ड बाय जुडिशियल डिसीजन। और इसके अलावा अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो है एन ऑफिशियल रूल ऑफ ए कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू इज़ कॉल्ड लॉ। कोई भी आधिकारिक नियम, ऑफिशियल रूल किसी भी राज्य का या देश का, जो ये बताता है, जो ये कहता है कि वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, क्या करने के लिए अलाउड है उनको, और क्या प्रोहिबिटेड है, क्या मना किया गया है, या फिर वो लोग क्या नहीं कर सकते। यानी ऐसे नियम या कानून कायदे जो ये बताते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसे लॉ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, सो गाइस, लॉ होता है दो प्रकार का। Kinds of law is of two types. Law is of two types. First type is lex fori, all right, and second one is lex loci। तो चलिए lex fori को हम समझते हैं। lex fori होता है लॉ ऑफ लैंड, इसे लॉ ऑफ फोरम भी कहते हैं। लॉ ऑफ लैंड, जगह की विधि, किसी स्थान का कानून। द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग्स इज बीइंग टेकन, यानी उस स्थान का कानून या उस कोर्ट का कानून जहाँ पे प्रोसीडिंग होती हैं, प्रोसीडिंग आगे बढ़ती हैं। इसे हम बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैं न्यू दिल्ली विवेक विहार में रहता हूँ और मैंने किसी का मर्डर किया, सो मुझे अरेस्ट किया जाएगा और मुझे ले जाया जाएगा कहाँ? वहाँ की लोकल और कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ऑलराइट, तो मुझ पे वहाँ ले जाने के बाद में मेरा जो केस आगे इन्वेस्टिगेट होगा, प्रोसीडिंग उसमें होगा, तो उसमें कौन सा लॉ यूज़ होगा? तो उसका आंसर है उसी कोर्ट के कानून कायदे, उसी कोर्ट के रूल एंड रेगुलेशंस, लॉज मुझ पे लगेंगे जो मेरी हियरिंग कर रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इसके अलावा अगर बहुत ही एक अलग तरीके से हम समझें तो इसका मीनिंग ये भी होता है लेक्स फोरी का, लॉ ऑफ लोकल कोर्ट, स्थानीय न्यायालय की विधि। यानी जहाँ पे जो कोई भी केस प्रोसीडिंग में है, कोई भी केस की हियरिंग हो रही है, तो वो किस तरह से होगी, उस पर कौन से नियम, कानून, कायदे लागू होंगे,
तो उसका आंसर है उसी कोर्ट के कानून कायदे लागू होंगे जो कोर्ट वहाँ पे उसको सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रहा है। उसका मीनिंग उसे कहते हैं लेक्स फॉरी, लॉ ऑफ फोरम, लॉ ऑफ लैंड, किसी जगह या पर्टिकुलर प्लेस का लॉ। उसका एग्जाम्पल देखते हैं लेक्स फॉरी का। CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एट्सेट्रा, ये सब यही बताते हैं कि कौन से कानून कायदे किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे, लिया जाएंगे। मैं आपको बता दूं लेक्स फॉरी एंड लेक्स लॉसी दोनों ही लैटिन टर्म्स हैं। तो चलिए हम लेक्स लॉसी की स्टार्ट करते हैं। लेक्स लॉसी मीन्स होता है लॉ ऑफ लोकेशन, ऑलराइट, वेयर ऑफेंस हैज़ कमिटेड, वेयर ऑफेंस हैज़ कमिटेड यानी जहाँ पे ऑफेंस घटित हुआ है, ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस कारित किया गया है, कोई अपराध किया गया है जिस लोकेशन पे। इसको भी हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने इंडिया में यहाँ पे कोई क्राइम किया तो मुझ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? मुझ पे IPC लगेगा, इंडियन पिनल कोड लगेगा। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल, मैंने यहाँ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझ पे अप्लाई होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और ऐसे ही अगर मैं अमेरिका में होता, USA में होता और वहाँ के किसी सिटीजन से मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता तो मुझ पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मुझ पे कोई भी मुझ पे लॉ एप्लीकेबल होता, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन अमेरिका। अमेरिका में जो भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित लॉ है, संविदा से संबंधित लॉ है, वो वहाँ पे अप्लाई होता। ऑलराइट, और इसका एग्जांपल होगा इंडियन पिनल कोड, जैसा कि हमने अभी चर्चा की यहाँ पे। ऑलराइट, इसके अलावा हम अगर दूसरा एस्पेक्ट में बात करें दोस्तों, तो लॉ के वर्जन्स फिर एक बार हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लॉ को। पहला पार्ट होता है लॉ का टाइप होगा सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि। इसका मीनिंग होगा इट प्रोवाइड्स राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पनिशमेंट, यानी ऐसा लॉ, ऐसा कानून या ऐसी विधि जो अधिकार बताती है, कर्तव्य बताती है, दायित्व बताती है और दंड क्या प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं हिंदू लॉ, IPC एट्सेट्रा। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि IPC में लॉ जो भी पनिशमेंट के प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन भी है राइट्स, ड्यूटीज एंड पनिशमेंट एट्सेट्रा। इसके अलावा सेकंड पार्ट इज प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि, और इसको कहेंगे हम इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर प्रोसीडिंग्स, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में किसी भी केस को लेके होती हैं तो उनमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, यानी ऐसा लॉ जो प्रक्रिया बताए, प्रोसीजर बताए, उसे हम प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, प्रक्रियात्मक विधि की कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जांपल हम देखें, CRPC हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, CPC, यानी ऐसा लॉ जो प्रक्रिया बताए, प्रोसीजर बताए, उसे हम प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें, CRPC हुआ, इंडियन एविडेंस हुआ, CPC हुआ, ये सारे एक्ट्स जो हैं, सारे लॉ जो हैं, सारी विधियां जो हैं यहाँ एग्जांपल्स में मेंशन हैं, ये सारी प्रोसीजर बताती हैं, प्रक्रिया बताती हैं कि कोर्ट में किन किन चीज़ों को लेके कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऑलराइट गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। तो चलिए, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि हम CRPC की चर्चा करेंगे। CRPC हम शुरू करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1892 का। राइट, तो हम चलिए इसको हम शुरू करते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, is the main legislation of procedure for administration of substantive criminal law in India. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम कॉमनली, जनरली CRPC के नाम से जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते हैं। और ये कोड जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स हैं इंडिया में, सब्सटेंटिव लॉ की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही मुख्य विधि CRPC है। इट वॉज इनेक्टेड इन 1973 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है CRPC का 1 अप्रैल 1974 है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो भी जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें कई बार पूछा जाता है।
इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, यानी ये इन्वेस्टिगेशन किसी भी अपराध की जांच पड़ताल होती है उसमें हेल्पफुल होता है, इसके प्रोविजंस इसमें मेंशन हैं। इसके अलावा है एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं, संदिग्ध अपराधियों की आशंका से संबंधित प्रावधान इसमें मेंशन है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, सबूत का संग्रह है, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट है, अपराध का निर्धारण है। इसके अलावा इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, अपराधी हैं उनके बेगुनाही से संबंधित प्रावधान इसमें मेंशन है सीआरपीसी में। और इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ गिल्ट, दोष सिद्धि के लिए दंड पनिशमेंट के प्रावधान हैं इसके अंदर यहाँ पे। इट ऑल्सो डील्स विद पब्लिक न्यूसेंस, सार्वजनिक उपद्रव जो होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान भी यहाँ पे सीआरपीसी में मेंशन है, जो हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, अपराध की रोकथाम से संबंधित प्रावधान इसमें है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, चाइल्ड और वाइफ जो है उनसे संबंधित प्रावधान, उनके भरण पोषण से संबंधित प्रावधान भी सीआरपीसी में मेंशन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा हम ये समझें किसी भी कानून को पढ़ने से पहले उसका इतिहास, हिस्ट्री समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट लॉ वाज इन्फोर्स्ड फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर सीआरपीसी एक्ट ऑफ 1973, कि अब जो 1973 का एक्ट है उससे पहले भी कोई लॉ तो था जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हैंडल करता था, जो प्रोसीडिंग बताता था। इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना सीआरपीसी का बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए हम थोड़ा हिस्ट्री की चर्चा करते हैं सीआरपीसी के। हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिस्ट्री ऑफ सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता का इतिहास। तो चलिए हम इतिहास शुरू करते हैं यहाँ पे। इन मेडिवल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 under which a Supreme Court was established in Calcutta and later on at Madras and in Bombay. The Supreme Court was to apply British procedural law while deciding the cases of crown subjects. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब इंडिया, हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं जब इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था प्रेसिडेंसी टाउन, महाप्रांत नगर, और दूसरा था प्रोविंस, प्रदेश। ऑलराइट, तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर मेंशन है, अभी जब मध्यकालीन भारत में भारत दो पार्ट्स में डिवाइडेड था तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया, जिसका मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्ट था सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में। तो जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया सबसे पहले कोलकाता में और उसके बाद में मद्रास और बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई तो उसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था वो यूज़ करेगा क्राउन सब्जेक्ट्स को, हियरिंग के से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनके हियरिंग के समय पे। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ का इस्तेमाल करेगा वाइल हियरिंग द केसेस रिलेटेड टू क्राउन सब्जेक्ट्स, यानी क्राउन सब्जेक्ट से संबंधित जो भी केसेस हैं उनकी सुनवाई के समय वो ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ का इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्राउन सब्जेक्ट्स कौन से थे, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन राज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1947 कॉल्ड द ब्रिटिश क्राउन राज, यानी 1858 से लेके 1947 तक का जो टाइम था उसे ब्रिटिश क्राउन राज के नाम से जाना जाता है। सारी टेरिटरीज जो आज इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो डायरेक्टली उसका जो शासन प्रशासन है वो चलाया जाता था ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा, और उससे संबंधित उनके प्रशासन से संबंधित जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उनको क्राउन सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे क्राउन सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गया है कि क्राउन सब्जेक्ट्स कौन से थे जिनको डिसाइड करते समय, जिनकी हियरिंग करते समय सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ का यूज़ करेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इंडिया मध्यकालीन भारत दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, महाप्रांत नगर और प्रदेश, प्रोविंस। तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंसी टाउन का हिस्ट्री पढ़ते हैं जहाँ सबसे पहले सीआरपीसी आया। सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852, यहाँ पे हम प्रेसिडेंसी टाउन की बात कर रहे हैं, जिसका एक्ट नंबर था
एक्ट नंबर 16 1852, जिसको बाद में रिप्लेस किया सीआरपीसी हाई कोर्ट एक्ट 1865 ने। ऑलराइट, जिसका एक्ट नंबर था एक्ट नंबर 12 1865। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, प्रोविंस प्रदेश। इसका हिस्ट्री हम देखते हैं एक बार कि प्रोविंस तो एरिया है, प्रदेश जो था उसका इतिहास क्या था। तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोविंस, प्रदेश का इतिहास। आफ्टर द रेबेलियन ऑफ 1857 द क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड आफ्टर दैट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट इज कॉल्ड जनरल सीआरपीसी 1861। 1857 की क्रांति के बाद में जो क्राउन था, इंग्लिश क्राउन जिसकी हमने बात की थी अभी, उसने जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत का शासन प्रशासन था, वो अपने खुद के हैंड ओवर कर लिया। और उन्होंने 1861 में सबसे पहले प्रोविंस के लिए जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 पास किया, जिसे हम जनरल सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। तो जनरल सीआरपीसी 1861 आया, जिसका एक्ट नंबर था 25 1861, जिसको बाद में रिप्लेस किया, अमेंडमेंट हुआ, जनरल सीआरपीसी 1872 यहाँ पे आया, जिसका एक्ट नंबर था एक्ट नंबर 10 1872। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो एक्ट नंबर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आप इनको राइट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, इसके आगे हम चलते हैं। फर्स्ट टाइम सीआरपीसी इन होल ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले सीआरपीसी कब आया, कब लागू हुआ, जो संपूर्ण भारत पे लागू था? तो उसका आंसर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 यहाँ पे आया सबसे पहले, जो पूरे भारत के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका एक्ट नंबर 10 1882 था। इसके बाद में जो सीआरपीसी आया, जिसको हम रिसेंट सीआरपीसी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो सीआरपीसी अब करंट में एप्लीकेबल है, इन्फोर्स है 1973 का, उससे पहले कौन सा सीआरपीसी था, रिसेंट सीआरपीसी की हम चर्चा करें, वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जिसका एक्ट नंबर था एक्ट नंबर 1898। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं अब करंट सीआरपीसी पे। जो हिस्ट्री पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम करंट सीआरपीसी की अब चर्चा करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसका एक्ट नंबर है 1974। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, मैं आपको बता दूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, और इसका एक्ट नंबर 2 है यहाँ पे 1974 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सो सीआरपीसी का 1973 का जो असेंशियल ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बहुत ही छोटे रूप में। प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स, समाज का संरक्षण करना, समाज का प्रोटेक्शन करना क्रिमिनल्स से, अपराधियों से, और लॉ ब्रेकर्स से, जो कानून तोड़ते हैं उनसे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मूलतः दो प्रकार की होती हैं। सिविल प्रोसीडिंग, जिसमें जो मामला होता है वो आगे बढ़ता है ए वर्सेस बी के रूप में, फॉर एग्जांपल अमित वर्सेस सुमित, राइट। और दूसरा जो है वो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, दूसरा टाइप ऑफ प्रोसीडिंग है। इसमें होता है अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्सेस में स्टेट क्यों है, आई मीन जो जिसने क्राइम किया उसके अगेंस्ट में जो विक्टिम है वो क्यों नहीं है, उसकी जगह पे स्टेट क्यों है? तो उसका आंसर ये है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोगों का प्रोटेक्शन करना जिम्मेदारी है स्टेट की, ड्यूटी है स्टेट का, और कोई जो भी क्राइम होता है तो वो अगेंस्ट स्टेट ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पे अक्यूज वर्सेस स्टेट होता है। ऑलराइट, अब हम गाइस डिस्कस करते हैं 3 इम्पोर्टेंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। यह संपूर्ण देश में एक समान दांडिक न्यायालयों की स्थापना करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि कहाँ पे कौन सा कोर्ट होगा। जैसे जैसे हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा दूसरा है जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया, अलग किया गया। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन दोनों का अलग अलग काम है, कहाँ पे क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जूरी सिस्टम हैज़ डिस्प्लेस्ड, यानी कोर्ट सिस्टम अब होता है जिसमें एक जज होता है, और इससे पहले जो सिस्टम था वो जूरी सिस्टम था, उसको सीआरपीसी ने डिस्प्लेस कर दिया। इसके अलावा अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं सीआरपीसी 1973 के एक्ट से रिलेटेड बेसिक्स, और जो महत्वपूर्ण भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेसिडेंट्स एसेंट।
सीआरपीसी को भारतीय राष्ट्रपति की संस्वीकृति कब मिली? तो उसका आंसर है 25 जनवरी 1974। दूसरा है डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले इन्फोर्समेंट कब हुआ, सीआरपीसी लागू कब हुआ? तो उसका आंसर है 1 अप्रैल 1974। तीसरा है जो सीआरपीसी है वो 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और उसके जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन है कंप्लीट टोटल 484, जो हम अपने फर्दर वीडियोस में कंप्लीट सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 शेड्यूल्स भी दिए गए हैं सीआरपीसी में, और कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल का नाम बताइए, दूसरे शेड्यूल का नाम बताइए, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले शेड्यूल का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, दूसरा है फॉर्म्स, और जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स कितने हैं, वो हैं 56। ऑलराइट गाइस, अब जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हम यहाँ पे हर एक वीडियो लेक्चर के बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स। तो हम चलिए वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री पार्ट। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज when the CRPC 1973 received the assent of the Indian President। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय राष्ट्रपति की संस्वीकृति कब मिली? ऑप्शन ए इज़ 25 जनवरी 1974, ऑप्शन बी इज़ 25 जनवरी 1973, ऑप्शन सी इज़ 1 अप्रैल 1974, ऑप्शन डी इज़ 25 May 1974। सो द आंसर इज़, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, 25 जनवरी 1974। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 केम इनटू फोर्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इन फोर्स में कब आया? तो ऑप्शन 1 इज़ 25 जनवरी 1974, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी इज़ 1 अप्रैल 1974, एंड ऑप्शन डी इज़ 23 जुलाई 1973। सो द आंसर इज़ 1 अप्रैल 1974। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस इज़ गिवन इन द CRPC। जो ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन है वो CRPC में कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए इज़ इन द सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी सेक्शन 438 में, ऑप्शन सी इज़ सेक्शन नंबर 1 में, एंड ऑप्शन डी इज़ फर्स्ट शेड्यूल में। जैसा कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है, वो आपको भी याद भी होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है वो मेंशन है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, दंड प्रक्रिया संहिता का जो अपराधों का वर्गीकरण है, उसमें कौन कौन से अपराध सम्मिलित हैं? सो ऑप्शन ए इज़ कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, संज्ञेय और असंज्ञेय, ऑप्शन बी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ऑप्शन सी समन केसेस एंड वारंट केसेस, एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो CRPC में जो क्लासिफिकेशन है ऑफेंसेस का, उसमें कॉग्निजिबल केसेस भी हैं, नॉन कॉग्निजिबल भी है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल भी है, समन केसेस एंड वारंट केसेस भी है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CRPC 1973 इज़। एक महत्वपूर्ण विशेषता है CRPC 1973 के एक्ट की। ऑप्शन ए, टू सेपरेट इलेक्शन फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, कार्य हैं, वो एग्जीक्यूटिव से पृथक करना। ऑप्शन बी, टू सेपरेट जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, अलग करना। ऑप्शन सी,
टू सेपरेट लेजिस्लेटिव टू जुडिशरी, लेजिस्लेटिव से, विधायिका से न्यायपालिका को पृथक करना, अलग करना। एंड ऑप्शन डी, टू गिव जुडिशियल पावर्स टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है सीआरपीसी का वो है टू सेपरेट जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सीआरपीसी वॉज इन्फोर्स बिफोर द एक्ट ऑफ 1973। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया था कि जो एक्ट ऑफ 1973 है दंड प्रक्रिया संहिता का, उससे पहले कौन सा लॉ इन्फोर्स था, क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, उससे पहले कौन सा सीआरपीसी इन्फोर्स में था। सो ऑप्शन ए इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, दंड प्रक्रिया संहिता 1898। ऑप्शन बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882। ऑप्शन सी जनरल सीआरपीसी 1872 एंड ऑप्शन डी इज़ सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। जैसा हमने पढ़ा है और मेंशन भी किया है हमने, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। सो गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो चुका है और हम हमारे जो अगले वीडियोस होंगे, आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम सेक्शन 1 से चर्चा करेंगे। ऑलराइट, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।